Hello class, welcome to my YouTube channel Commerce की कुंजी and this is Priyanka and I am going to teach you macroeconomics class 6 and today our topic is demand. Let's start. What is demand? Okay, like मान लीजिए कि डिमांड क्या है। आप अपने पापा से बोल रहे हैं पापा मुझे बाइक चाहिए, मम्मी से बोल रहे हैं मम्मी मुझे आज खाने में ब्रेड पकौड़ा खाना है, आप अपनी सिस्टर से बोल रहे हैं बड़ी बहन से कि मुझे लैपटॉप चाहिए। क्या ये डिमांड है? हम अपने घर में हमेशा तरह तरह की चीज़ों को डिमांड करते रहते हैं कि आज हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे कार चाहिए। क्या इसे हम डिमांड कह सकते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम डिमांड कहते हैं कि अरे तुम्हारा डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गया, तुम आजकल बहुत डिमांडिंग हो गए हो, बहुत डिमांड करने लगे हो। इस तरह का लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, बट इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इसका मतलब डिमांड नहीं होता है। डिमांड के लिए 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है। वो क्या क्या होती है आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं डिमांड का। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द commodity that a consumer is willing to buy and is able to afford at a given price during a period of time, and the point is other factors remaining unchanged. Okay, it means what कि डिमांड के लिए कोई भी कंज्यूमर जब डिमांड करता है, कोई भी क्वांटिटी डिमांड करता है तो वो 2 चीज़ देखता है। एक तो क्वांटिटी डिमांड करता है और प्लस एक पीरियड ऑफ टाइम में वो डिमांड करता है। और जब वो डिमांड करता है तो वहाँ पे 3 चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए, तब जाकर वो डिमांड कहलाता है। पहला कि डिज़ायर, कि आप चाहते क्या हैं। ऐसा नहीं कि हम दुकान पर गए और बोले कि हाँ भैया मुझे दे दीजिए, दुकान वाला पूछता है क्या दे, तो आप बोलते हैं दे दीजिए। तो ये ऐसे नहीं होता है। हम कुछ नाम बोलते हैं, हम कुछ कमोडिटी लेते हैं, दाल चावल आटा चॉकलेट चिप्स कार बाइक, कुछ भी एक नाम लेते हैं, यानी जो हमारा डिज़ायर होता है वो हम बाय करते हैं। उसके बाद क्या होती है एबिलिटी टू पे। हमारे पॉकेट में जितना पैसा होता है, जितना हम पे कर सकते हैं, जितनी हमारी एबिलिटी होती है पे करने की, उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड करते हैं। और थर्ड विलिंगनेस टू पे। सिर्फ पैसा होने से ही डिमांड नहीं हो जाता है, आपको आपके पास उसे खर्च करने के लिए विलिंगनेस भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपकी डिज़ायर भी है, आपकी एबिलिटी भी है कि आप उतना पे भी कर सकते हैं, बट आपकी इच्छा नहीं है कि आप उसको पे करें, तो ये डिमांड नहीं होगा। यानी जब ये 3 चीज़ें फुलफ़िल होती हैं एक साथ, तब हम इसे डिमांड कहते हैं। ठीक है, क्या क्या? डिज़ायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। क्लियर है? विलिंगनेस टू पे मतलब पे करने की इच्छा, एबिलिटी टू पे मतलब पे करने की क्षमता, और डिज़ायर मतलब हमारी इच्छा। क्लियर? अब क्या, जब हम इसे डिमांड को, जब हम कर्व मतलब क्या होता है? वक्र रेखा जिसे हम कहते हैं। जब इसी डिमांड को जब हम कर्व की सहायता से दिखाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेरियस क्वांटिटीज़ की ऑफ अ कमोडिटी। जब हम ग्राफ के थ्रू, जब हम ग्राफ इस तरह से बनाते हैं ना, ये एक्स वाई, जब हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं या फिर हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, जब इस तरफ से हम किसी ग्राफ को दिखाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डिमांड कर्व कहते हैं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विच आर द फैक्टर्स। अगर आपका डिमांड, आप देखते हैं मार्केट में कभी कभी हम सुनते हैं कि अरे उस चीज़ का डिमांड बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम बढ़ गए हैं, स्मार्टफोन के डिमांड इंक्रीज हो गए हैं, आईफोन का डिमांड आजकल कम हो गया, इस तरह के वर्ड्स हम सुनते हैं ना। तो ये कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, यानी डिमांड कब हाई होता है, कब लो होता है, कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है। इन चीज़ों को हम जानने के लिए जानते हैं कि उस पर कौन कौन सा फैक्टर जो है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं या फिर उस पर असर डालते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है प्राइस। प्राइस मतलब क्या होती है? प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब होता है वस्तु की कीमत। मान लीजिए कि जिस तरह एक वस्तु का जो भी प्राइस होगा, हमारा डिमांड क्या होता है?
उसके अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता है। हमें पता है कि जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो उसका डिमांड हम ज़्यादा करते हैं, वही जब कोई वस्तु बहुत महंगी हो जाती है तो वो क्या कर पाते हैं, हम उसके लिए पे नहीं कर पाते, उसका प्राइस हमारे क्षमता से बाहर रहता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे डिमांड हम कम कर देते हैं। यानी हम देखते हैं कि जो कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज इनकम ऑफ हाउस होल्ड। इनकम ऑफ हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए कि अभी आपके पापा या मम्मी जो भी आपके घर में वर्किंग है उनकी जो सैलरी है वो 10,000 है, ठीक है, वो 10,000 है, तो आपकी डिमांड क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन जैसे ही अगर उनकी सैलरी 10 से अगर 20,000 हो जाती है तो क्या होगा, चीज़ों का डिमांड इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली इंक्रीज करे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसा हमारा इनकम होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्सपेंडिचर भी करते हैं और सेविंग्स भी करते हैं। अगर यहीं पर अभी कोरोना काल में बहुत लोगों की जॉब चली गई है, मान लीजिए कि यहाँ पर 10,000 के बदले उन्हें ऑफिस से अगर 5,000 ही मिल रहे हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इसी 5,000 में घर को चलाना पड़ेगा। यानी क्या है, यहाँ पे डिमांड कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। यानी हम देख सकते हैं कि इनकम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट डालता है। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट, आवर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सबका अलग अलग टेस्ट होता है, टेस्ट मतलब अलग अलग चॉइस होते हैं, अलग अलग हैबिट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका प्रेफरेंस होता है। सपोज कि अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है तो आप क्या प्रेफर करोगे, गुलाब जामुन खाना। लेकिन मुझे काजू की बर्फ़ी पसंद है तो मैं क्या खाना पसंद करूँगी, काजू की बर्फ़ी खाना पसंद करूँगी। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने टेस्ट, हमारा टेस्ट अलग है, और हमारा जो टेस्ट होता है, हमारा जो हैबिट होता है, हम अगर प्रेफरेंस देंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। यानी इससे भी क्या होता है, डिमांड अप एंड डाउन, यानी ये भी हमारे डिमांड्स पे अफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ कंज्यूमर और बायर। कंज्यूमर को हम बायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जितना लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स रहेंगे डिमांड उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर कंज्यूमर और बायर्स कम स्केल में रहेंगे, अगर लोअर स्केल में रहेंगे तो डिमांड भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। यानी जो नंबर्स होते हैं कंज्यूमर के, जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट भी हम इसे बोल सकते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का साइज जितना बड़ा होगा, बोलते हैं भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे चीज़ों का डिमांड भी क्या है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अब इसी के ठीक तुलना में चल रही सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, वेटिकन सिटी। वहाँ पे क्या चीज़ों का डिमांड इतना होगा जितना इंडिया में है, नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, कम है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट और सेवेंथ पॉइंट को आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है, दो टाइप्स के गुड्स जो हैं वो हमेशा हमें पढ़ने को मिलते हैं इकोनॉमिक्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और अधिकतर बच्चे इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। अभी आप समझ जाइए डिटेल में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, ठीक है, जब हम एक के स्थान पे किसी दूसरे का यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट। ओके, लाइक कि आपके घर में आप चाय पत्ती भी यूज करते हैं, कॉफ़ी भी यूज़ करते हैं। सपोज़ कि आपकी चाय पत्ती ख़त्म हो गई तो आप क्या करेंगे, कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी ख़त्म हो गई चाय पत्ती यूज़ करते हैं। वैसे एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, ब्रेड एंड बटर एंड जैम हो सकता है, ठीक है। या तो बटर लगाइए ब्रेड पे, या तो जैम लगाइए, या बटर और घी हो सकता है कि हम बटर भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी लगा सकते हैं रोटी पे। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है मार्केट पे, इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा, जैसे कि पेन एंड इंक, पेट्रोल एंड कार। पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगा, और कार और बाइक अगर आपके पास नहीं है तो पेट्रोल की कोई कीमत नहीं है। मान लीजिए कि अगर पेट्रोल हमारा 5,000 रुपये लीटर हो जाए, सपोज अभी 100 रुपये तो हो ही चुका है लीटर, अगर ये 5,000 रुपये लीटर हो जाए, बहुत साल के बाद अगर ये इतना हो जाए तो क्या करेंगे हम। अगर मान लीजिए अभी 5,000 रुपये लीटर अगर पेट्रोल हो जाए तो ऑटोमेटिक हमारा जो व्हीकल का कंजम्पशन है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हम देखते हैं कि जब प्राइस में अप एंड डाउन होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो हमारे डिमांड पे भी उसका इफेक्ट
पड़ता है। तो ये टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 7 पॉइंट्स हो गए। पहला क्या? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सेकेंड, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। थर्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फोर्थ, नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑफ बायर्स। फिफ्थ, सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस। सिक्स्थ, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड द लास्ट वन इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे में है हमारा शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व हमने क्या होता है ये तो हम पढ़ लिए। अब क्या होता है ना कि डिमांड कर्व कैसा होता है? हमारा डिमांड कर्व के बारे में आगे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खाली इतना समझिए कि डिमांड कर्व हमारा मोस्टली ऐसे बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है। तो ये कभी कभी शिफ्ट करता है। शिफ्ट कैसे करता है? या तो कभी ये इंक्रीज करेगा या तो कभी ये डिक्रीज करेगा। दो केसेस यहाँ पे होते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं पहले। प्राइस ऑफ द गुड्स रिमेनिंग कांस्टेंट, चेंज इन एनी अदर फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लीड टू शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब क्या बोलता है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो अदर फैक्टर्स होता है, अदर फैक्टर्स क्या होता है? इनकम होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं। इसमें अगर चेंजेस आता है ना तो क्या होता है? डिमांड का जो कर्व होता है वो शिफ्ट करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन डिमांड। इट refers to rise or fall in the demand due to change in any other factor other than the own price। प्राइस के अलावा, ठीक है। हेयर राइज इन डिमांड, अगर राइज होता है, डिमांड अगर राइज करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। और अगर डिमांड फॉल करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर है? इसको ध्यान में रखना है कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जब वो राइज करेगा तो उसको हम इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे, और जब वो फॉल करेगा तो उसको हम डिक्रीज इन द डिमांड बोलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ग्राफ और शेड्यूल दोनों हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। इट रेफर्स टू मोर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड एट द सेम प्राइस पे। ठीक है, प्राइस चेंज यहाँ पे आपका नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। आपका डिमांड अप एंड डाउन होगा ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द गुड्स। इट लीड्स टू द राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इसे हम क्या कहते हैं? राइज भी कहते हैं, इंक्रीज भी कहते हैं, और राइटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। ऐसे देखिए, प्राइस आपका 10 है, यहाँ भी प्राइस 10 है। एक प्राइस में आप कितना डिमांड कर रहे हैं? 50 यूनिट्स। मान लीजिए कि शुगर का आप डिमांड कर रहे हैं, और उसी प्राइस पर आप डिमांड आपका इंक्रीज कर गया। मान लीजिए आपके घर में शादी का समय है, या कोई बर्थडे पार्टी है, या फिर किसी का ओकेज़न है, किसी की कुछ भी फंक्शन है घर पे, तो क्या करते हैं? आपको शुगर की ज़रूरत अधिक पड़ती है, तो उतने ही प्राइस में आप 70 केजी डिमांड करते हैं। यानी यहाँ पे देखिए सेम प्राइस में क्या हो रहा है? डिमांड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिमांड इंक्रीज हो रहा है। यानी यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या लाइन है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम क्या लिख दिए? डिमांड ऑफ गुड्स लिख दिए। यहाँ पे हमारा प्राइस लिख दिए। प्राइस देखिए फिक्स है ना, यहाँ पे मैंने पी लिखा है, ये प्राइस फिक्स है। कितना? 10। इसी पे देखिए एक बार डिमांड हो रहा है डी, और डी डैश हो रहा है, और फिर ये क्या कर रहा है? शिफ्ट कर जा रहा है राइट की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। ये देखिए आप, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये राइटवर्ड्स की तरफ जा रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर है? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारा? डिक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या होता है हमारा? इट रेफर्स टू लेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स एट द सेम प्राइस। सेम प्राइस पे क्या होगा? लेस क्वांटिटी का हम डिमांड करेंगे। किस लिए? ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट। इट लीड्स टू द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड। ये कहाँ करता है? इंक्रीज जब करता है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है, और जब डिक्रीज करता है तो वो क्या करता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। ओके, देखिए यहाँ पे फिर से हम शेड्यूल देखते हैं। इसे हम शेड्यूल कहते हैं, या फिर इसे हम टेबल कहते हैं। ठीक है, प्राइस क्या रहेगा? सेम रहेगा, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी। अब लेकिन पहले 50 वहाँ भी था, 50 से वो क्या हुआ था? याद है आपको? 70 हुआ था, यानी इंक्रीज किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है? 50 से 30 हो रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि जो डिमांड का कर्व है उसे हम क्या कहेंगे? डिक्रीज इन डिमांड, और वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। देखिए यहाँ पे फिर प्राइस हमारा कितना है?
प्राइस 10 है, ये हमारा एक्चुअल डिमांड कर्व है डी वाला, और ये शिफ्ट किधर कर रहा है, अब ये शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट की तरफ, यानी आपका क्या हो गया, D2 से D2 डैश से D2 हो गया, यानी जो कर्व है हमारा वो बाएं की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर है यहाँ तक? इसके डिमांड के दो और मैं क्लास लूँगी, एक में मैं लॉ ऑफ डिमांड बताऊँगी और एक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताऊँगी। ये डिमांड का बेसिक क्लास था। इसके बाद जो मेरा क्लास होगा वहाँ पे मैं बताऊँगी आपको कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे होता है, उसका शेड्यूल क्या होता है, उसका एक्सेप्शन क्या है, कहाँ कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम क्लास में फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे और जानेंगे डिमांड को और डिटेल से। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।